स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे जो एकाकी स्वामित्व है उसके लाभ और उसकी सीमाओं के बारे में। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं एकाकी स्वामित्व के बारे में क्या होता है ये, जिसमें क्या होता है एक ही व्यक्ति क्या करता है, पूंजी लगाता है व्यवसाय के अंदर। एक ही व्यक्ति क्या करता है, सारे जो भी संसाधन हैं या फिर संपत्ति है वो खरीदता है, सबका यूज़ भी अपने आप ही करता है, जो लाभ होते हैं हानि होते हैं सब कुछ उसी का होता है। तो एकाकी स्वामित्व यानी एक व्यक्ति का ही अधिकार, जिसके लाभ क्या होंगे। फर्स्ट तो ये होगा कि शीघ्र निर्णय यानी क्विक डिसीजन। अब एक व्यक्ति है, उसको किसी के साथ डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपनी बल पर क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। और अगर किसी से डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है तो डिसीजन जो है शीघ्र लिए जाते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट होता है एकाकी स्वामित्व को। नेक्स्ट है गोपनीयता का लाभ। गोपनीयता यानी कि सीक्रेसी। अब व्यवसाय को सफल बनाने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण रहस्य हैं जो छिपा कर रखने ज़रूरी होते हैं। एग्जाम्पल हम लें तो जैसे व्यवसाय का जो स्वामी है वो क्या करना चाहता है, अपने व्यवसाय को बढ़ाने का विचार कर रहा है। जब तक विचार को व्यावहारिक रूप ना दे दिया जाए यानी वास्तविकता में ना बदल दिया जाए, तब तक वो विचार क्या रहेगा, उस व्यक्ति के मन में ही रहेगा। अब मन में रहेगा तो जो प्रतियोगी है यानी कि जो कंपटीटर्स हैं उसके जो खबर है उसके पास नहीं पहुंचेगी, प्रतियोगी के पास, जिसकी वजह से जो कि एकाकी स्वामित्व है आराम से अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। यानी कि जो बात थी सिर्फ एकाकी स्वामित्व तक सीमित थी, किसी और के पास नहीं गई, जिसकी वजह से एकाकी स्वामित्व को गोपनीयता का लाभ हुआ यानी सीक्रेसी बनी रही। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष प्रेरणा। जो एकाकी स्वामित्व है सारे काम जो है खुद ही करता है, किसी के बाहर से उसको कोई प्रेरणा नहीं मिलती। इस बात से खुद ही वो प्रेरित होता रहता है कि जितना भी लाभ होगा वो सारा का सारा उसी की झोली में जाएगा, यानी उसी व्यक्ति को होने वाला है लाभ, किसी को ना तो उसने बांटना है। जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। और प्रेरित होने की वजह से वो काम को और ज़्यादा करने लग जाता है अच्छे तरीके से, ताकि क्या किया जा सके, व्यवसाय में और ज़्यादा लाभ अर्जित किए जा सके। तो यानी कि जो भी मेहनत वो करेगा सारा फल उसी को ही मिलेगा। तो प्रत्यक्ष प्रेरणा उसको मिलती रहती है। ये नहीं कोई बाहर से उसको आगे कहता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा करो और लाभ होंगे, नहीं, वो खुद ही देखता है कि उसको कंपनी में लाभ हो रहे हैं तो जिसकी वजह से वो प्रेरित होकर खुद ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत नियंत्रण, पर्सनल कंट्रोल। कि जो ये व्यापार का जो एक अकेला स्वामी है, अकेला स्वामी होने के कारण जो एकाकी व्यापार पर पूरा नियंत्रण रखता है, सारे कर्मचारी उसके प्रभाव में ही होते हैं, कोई भी काम लापरवाही से नहीं किया जाता। इस प्रकार क्या होगा, जो समय है और जो लागत है दोनों की बचत होती है। ठीक है, पर्सनल कंट्रोल यानी कि एकाकी स्वामी का ही पूरे व्यवसाय पर नियंत्रण होता है, सभी इसी के अंडर काम करते हैं। अगर कोई कर्मचारी भी रखा हुआ है इसने काम करने के लिए, इसके अंडर ही काम करेगा, ना तो वेस्टेज होगी ना कोई लापरवाही की जाएगी। नेक्स्ट है स्थापना में सुगमता। जो एकाकी स्वामित्व है यानी व्यापार है, क्या किया जाता है, आसानी से शुरू किया जा सकता है। इसको किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी कोई लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत है, सरकार ने अनिवार्य कर रखा है, तो वहाँ पर लाइसेंस लेना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कोई दवाई का स्टोर ओपन करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। वैसे स्थापना की बात करें तो यहाँ पर इजी होता है एकाकी स्वामित्व के द्वारा कि एकाकी व्यापार को आसानी से शुरू किया जा सके। तो ये थे लाभ। शीघ्र निर्णय यानी क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं, गोपनीयता यानी सीक्रेसी का लाभ इसको मिलता है, प्रत्यक्ष प्रेरणा इसको मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अगर कमाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा तो और ज़्यादा लाभ होंगे। व्यक्तिगत नियंत्रण यानी पूरे व्यवसाय पर इसका खुद का कंट्रोल होता है। स्थापना में सुगमता यानी ईजिली क्या किया जा सकता है, व्यवसाय को स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें जो सीमाएँ हैं यानी कि लिमिटेशंस, इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं वो बात करें तो क्या है, फर्स्ट पूंजी के सीमित साधन। अब एक ही व्यक्ति है, उसके पास वित्त के जो साधन होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि क्या है, वो खुद की पूंजी लगा रहा है व्यवसाय के अंदर, या फिर कुछ रुपया क्या कर रहा है, उधार से ले रहा है। यहीं तक उसका सीमित है, सिर्फ उसकी एक क्षमता इतनी है कि जितना पैसा उसके पास है और थोड़ा बहुत वो बाहर से उधार ले सकता है, इतने के साथ ही वो क्या करता है, अपने बिजनेस को शुरू करता है। अब दोनों ही साधन जो है उसके पास पर्याप्त नहीं होती। अब पर्याप्त साधन अगर नहीं होंगे तो इस केस में वो अपने बिजनेस को भी बढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि जब तक सोर्सेज नहीं होंगे, असीमित सोर्सेज नहीं होंगे, जब तक वो अपने बिजनेस को
नहीं बढ़ा सकता। तो सीमा यही है, इसकी लिमिटेशन यही है कि पूंजी के सीमित साधन होने के कारण वो सिर्फ क्या कर सकता है, जिस लेवल पर उसने बिजनेस शुरू किया था उसी लेवल पर उसको चला सकता है, इससे ज़्यादा उसको नहीं बढ़ा सकता। नेक्स्ट है अस्थायी अस्तित्व। अस्थायी अस्तित्व मीन्स कि जो ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस का जो संचालन है ये अनिश्चित बना रहता है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है कि कोई भी आवश्यक जो कार्यवश या फिर अस्वस्थ होने के कारण एकाकी स्वामी क्या हो जाएगा, व्यावसायिक संस्था में अनुपस्थित रहने लग जाएगा। ठीक है, यानी कोई उसकी तबीयत खराब हो जाए, किसी कारणवश वो दुकान पर या फिर अपने व्यवसाय में नहीं आ पाता, जिससे क्या होगा, जो उसका कारोबार है या फिर कर्मचारी है उसके भरोसे वो छोड़ जाएगा। अब उनके भरोसे छोड़कर जाएगा तो क्या होगा कि कुछ समय के लिए तो बंद करना पड़ सकता है, या फिर जो ग्राहक है वो असंतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ मालिक को ही पता है कि कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है, कर्मचारी जस्ट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस वजह से क्या हो सकता है, या तो जो दुकान है वही बंद हो जाएगी, बाई चांस स्वामी की मृत्यु हो जाए, एकदम से व्यवसाय क्या हो जाएगा, पूरा ठप हो जाएगा। तो अस्थायी अस्तित्व का मतलब यही है कि ये जो बिज़नेस है अनिश्चित तौर पर किया जाता है। अनिश्चित तौर पर मीन्स कि कुछ नहीं कह सकते कि नेक्स्ट जो फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, कर्मचारी अस्वस्थ भी, जो कंपनी का मालिक है वो अस्वस्थ भी हो सकता है, या फिर क्या बोले हम, एब्सेंट भी रह सकता है व्यवसाय से, जिसकी वजह से कंपनी जो व्यवसाय है उस पर दुर्व्यवहार पड़ता है। नेक्स्ट असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, यानी कि जो एकाकी स्वामी है उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जिम्मेदारियां इन द सेंस हम बात करें कि एकाकी स्वामी है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा जोखिम सहन करता है। अब यदि किसी कारणवश वह व्यवसाय में असफल हो जाए, यानी उसको अगर हानि हो जाए, तो उस केस में व्यवसायी का सब कुछ चला जाता है, क्योंकि जो लोन वगैरह लेकर उसने क्या किया, अपने व्यवसाय को शुरू किया है, तो वो लोन नहीं पे कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके घर के सामान तक बिक सकता है। तो असीमित दायित्व का दोष जो है एक बड़ी मात्रा में एकाकी स्वामी के व्यापार में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है असंतुलित प्रबंध, यानी कि अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। अब एक व्यक्ति कितना काम कर लेगा, क्रय करना, विक्रय करना, विपणन करना, ठीक है, वित्त की व्यवस्था करना, उत्पादन करना, तो सब कुछ एक व्यक्ति के हाथ में ही होना, और वो बैलेंस्ड कर पाए नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, वह सक्षम नहीं होता, कोई भी व्यक्ति की सारी क्रियाएं अपने आप ही कर ली, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रबंधकीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इन समस्याओं का सामना करने के लिए जो डिसीजन है वो भी असंतुलित लिए जाएंगे, निर्णय जो है असंतुलित लिए जाएंगे, क्योंकि एक तो काम का बोझ उस व्यक्ति का पर हो जाएगा, एक क्या करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग डिसीजंस लेने या नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से सब कुछ अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि एक प्रबंधक की नियुक्ति कर ले, क्योंकि इसके पास साधन भी क्या होते हैं, सीमित होते हैं, पूंजी इतनी नहीं होती कि एक प्रबंधक को नियुक्त कर पाए। तो इसलिए बोला गया है कि जो एकाकी स्वामी का व्यापार है वो क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, क्योंकि प्रबंध की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाती। तो ये थे लाभ और उसकी सीमाएं। थैंक यू।